जंग। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जुल्फ़ी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे अजीज़ साथियों, तुम सब पर अल्लाह की सलामती हो। ज़ईफ़ व नातवानी से सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की आवाज़ काँप रही थी, मगर चेहरे पर मर्द मोमिन का वही जलाल था जिससे कुफ़ार के दिल लरसते थे। अब ऐसे आसार हैं कि मैं शायद ही इस बीमारी से जांबर हो सकूं, इसलिए मेरी आखिरी वसीयत मैंने गुज़िश्ता बीमारी के दौरान इस अमानत का बार नुसरतुद्दीन के कंधों पर रखा था, मगर वो निहायत कमज़ोर और नाकारा साबित हुआ। अब मैं तुम्हें ताकीद करता हूँ कि मेरे बाद कुतुबुद्दीन मौदूद के हाथ पर बैत कर लेना। मेरी नज़र में इसके अखलाक व आदात पसंदीदा हैं। दुश्मनान इस्लाम के ख़िलाफ़ जहाद का जज्बा भी मौजूद है। कमरे में मौजूद तमाम उमरा ने सुल्तान आदिल की वसीयत पर अमल पैरा होने का हलफ उठाया। फिर कुछ दिन बाद मोज़ाती तौर पर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी शफायाब हो गए। जब सुल्तान की बीमारी की खबरें सलीबियों के इलाकों में पहुँची तो कस्तंतुनिया और फ्रांस के बादशाहों ने मुत्तहद होकर नूरुद्दीन ज़ंगी के मकबूजात की तरफ बढ़ना शुरू किया। इन दोनों का ख्याल था कि वो सुल्तान की बीमारी के सबब इससे कई इलाकों पर आसानी के साथ कब्जा कर लेंगे, मगर इस वक्त शारोम, कस्तंतुनिया और शाह फ्रांस की हैरत की कोई इंतहा नहीं रही जब इन दोनों ने सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी को अपने लश्कर जर्रार के साथ बनफ्स नफीस मैदान जंग में मौजूद पाया। ये नाकाबिले यकीन मंजर देखकर दोनों सलीबी बादशाह हैरत ज़दा रह गए। फिर वो जंग से गुरेज के बहाने तलाश करने लगे। कस्तंतुनिया रोम के बादशाह ने फौरी तौर पर अपने सफ़ीर को एक ख़त देकर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी की खिदमत में भेजा। इस ख़त में तहरीर था, सुल्तान को मालूम होना चाहिए कि हम जंग व जदाल की नीयत से आपके इलाकों की तरफ नहीं आए। हमारी आमद का मकसद सिर्फ इतना है कि जो ईसाई फौजी आपकी कैद में हैं, इन्हें रिहाई दिलाकर अपने वतन वापस ले जाएं। इनके बदले में हम मुनासिब फिदिया देने के लिए तैयार हैं। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी शारोम का ख़त पढ़कर मुस्कुराए। सलीबियों और ईसाइयों की मकारियों का जिस कदर अंदाज़ा सुल्तान आदिल को था, इतना किसी दूसरे मुसलमान हुक्मरान को नहीं था। सुल्तान आदिल ने इस सियासी सूरत हाल से भरपूर फ़ायदा उठाया और ईसाई जंगी कैदियों के बदले में फिदिये की इतनी बड़ी रकम तलब की जो दोनों सलीबी बादशाहों के अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा थी। शारोम सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी का मुतालबा सुनकर परेशान हो गया। इसने फौरी तौर पर अपने कासिद को दूसरा ख़त देकर सुल्तान आदिल के पास भेजा। ख़त में तहरीर था कि फिदिये की रकम नामुनासिब है। सुल्तान आदिल ने शारोम के जवाब में ख़त लिखा, जिसकी एक एक हर्फ से जलाल व जबरूत का इजहार हो रहा था। शारोम पर यह हकीकत वाज़ेह होना चाहिए कि सवाली तुम हो, मैं नहीं। इस मामले में तुम्हारी हैसियत बहुत कमज़ोर है और कमज़ोर को यह हक नहीं पहुँचता कि वो गालिब व तवाना शख्स के सामने बहस व मुबाहिसा करे, और कमज़ोर को यह हक नहीं पहुँचता कि वो गालिब व तवाना शख्स के सामने बहस व मुबाहिसा करे। सुल्तान आदिल ने यह ख़त बहुत गौर व फिक्र के बाद तहरीर किया था ताकि दुश्मनों पर मुसलमानों की हैबत कायम हो जाए, और फिर वही हुआ। शारोम और शाह फ्रांस वाली शाम का ख़त पढ़कर सख्त गज़बनाक हुए, मगर इनका ये गुस्सा कहरे दरवेश बजाने दरवेश के मस्ताक था। अब इनके सामने दो ही सूरतें थी, या तो सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी का मतलूबा ज़र फिदिया अदा करें या फिर जंग के लिए आमादा हो जाएं। सलीबी बादशाहों में सुल्तान आदिल से बराह रास्त जंग करने का हौसला नहीं था। वो तो वाली शाम की शदीद बीमारी से फ़ायदा उठाने के लिए चोरों और कज़ाकों की तरह चले आए थे। फिर जब इन्होंने सूरत हाल को यकसर तब्दील पाया तो इन्होंने खुला हुआ झूठ बोला कि वो अपने कैदियों को लेने आए हैं। अब इस झूठ को सच साबित करने की एक ही सूरत थी कि सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी का मुतालबा पूरा करें। आखिर शारोम और शाह फ्रांस ने मिलकर सलीबी कैदियों के बदले में फिदिये की बहुत बड़ी रकम अदा की और वापस चले गए। सलीबी तहादी फौजों के जाने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी अपने सबसे छोटे भाई अमीर अमीरान नुसरतुद्दीन की तरफ मुतवज्जा हुए, जिसने सुल्तान आदिल की अलालत से फ़ायदा उठाते हुए सरकशी इख्तियार की थी और हरान पर कब्जा कर लिया था। फिर जैसे ही नुसरतुद्दीन को सुल्तान के आने की खबर मिली तो वो अपने बीवी बच्चों को किले में छोड़कर तने तनहा फरार हो गया। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी ने बड़ी मोहब्बत और हिफाजत के साथ ज़रे कसीर देकर अपनी भावज, भतीजों और भतीजियों नुसरतुद्दीन के पास भेज दिया। जब असदुद्दीन शेर को और यूसुफ सलाहुद्दीन
سلطان نور الدین محمود زنگی کے حکم پر دمشق کے غریبوں اور محتاجوں میں صدقات تقسیم کر رہے تھے تو ان کے ذہنوں میں سلطان کی ماضی کی علالت کا ایک ایک نقش ابھر رہا تھا۔ ہمیں کسی سنگین صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسد الدین شیرکو نے انتہائی رازداری کے ساتھ تنہائی میں اپنے بھتیجے یوسف صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں سلطان عادل کی وہی بیماری پھر لوٹ آئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سلطان عادل عمرۂ خاص کو اپنے اعتماد میں لے کر اس کا اظہار کر دیتے۔ یوسف صلاح الدین نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ سلطان عادل کی گزشتہ بیماریوں کے دوران میں عمرہ نے کیا کیا گول کھلائے تھے؟ اسد الدین شیرکو کا لہجہ نہایت تلخ تھا، اور تو اور خود سلطان عادل کے حقیقی چھوٹے بھائی نے ان کے اعتماد کا کس طرح خون کیا تھا۔ ماضی کے ان تجربات کی روشنی میں سلطان کس پر اعتبار کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بیماری کو راز میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ان قیاس رائیوں اور مختلف اندیشوں کے ساتھ اسد الدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین اس مخصوص کمرے میں داخل ہوئے جہاں سلطان نور الدین محمود زنگی آرام کر رہے تھے۔ اس وقت بھی سلطان عادل کا چہرہ بجھا بجھا تھا اور کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ اپنے سپہ سالار اور معتمد خاص کو دیکھ کر اٹھ گئے۔ سلطان عادل کے حکم کے مطابق سارے صدقات غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اسد الدین شیرکو نے بسد احترام عرض کیا، دمشق کے سارے باشندے سلطان عادل کی سلامتی جاں اور عظیم الشان فتوحات کے لیے دست بہ دعا ہیں۔ ایپیسوڈ 38 اختتام پذیر ہوئی۔